वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 25 एंटीबायोटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो जैसा कि आपने सर्जरी में भी एंटीबायोटिक्स की परिभाषा पढ़ी थी। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थ, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त पदार्थ अथवा रासायनिक पदार्थ है जो संक्रामक रोगों के इलाज में काम आते हैं तथा रोगों के पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जो है दवा, ये जिस जानवर को या आदमी को देते हैं उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और एंटीबायोटिक्स को कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। कीमोथेरेपी मतलब ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली प्रोड्यूस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं उनसे इलाज करना, यानी कीमोथेरेपी। इसको कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एंटीबायोटिक्स को और क्या बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स को कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से काम करते हैं। कैसे? एक तो ये रोगाणुओं को, यानी जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसे बोलते हैं, उसको शरीर में, पशु के या आदमी के शरीर में जब देते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, यानी उसको मार देते हैं। बैक्टीरिया को, जीवाणु को मार देते हैं तो उसको बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं। बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरिसाइडल उसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेवलपमेंट को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं। लेकिन अब ये दोनों जो प्रोसेस है, बैक्टीरिया को मारना प्लस उसकी वृद्धि को रोकना, इसके ये जो वो काम करते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन वो जिस पशु को या आदमी को देते हैं यानी होस्ट को, उसके शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी उसको, पशु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब अपने एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका वर्गीकरण कई चीज़ों पर आधारित है। जैसे मेडिसिन की कंसंट्रेशन पर, मतलब मेडिसिन की कंसंट्रेशन पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है कि भाई ये कितने कंसंट्रेशन पर रोगाणु को मार देती है और कितने कंसंट्रेशन पर उसकी वृद्धि को रोक देती है। तो ये औषधि की सांद्रता पर आधारित है एक तो इसका जो वर्गीकरण है वो। दूसरा क्या है, औषधि की क्रियाशीलता पर आधारित होती है, यानी क्रियाशीलता वो किस प्रकार से काम करता है। एंटीबायोटिक शरीर में पशु को या आदमी को जो रोगी होता है उसको देते हैं तो वो किस प्रकार से उस बैक्टीरिया पे काम करते हैं, उसके आधार पे भी इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक देते हैं तो वो कोशिका, यानी जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका का सेल वाल को बनने से रोकता है। यानी जब हम किसी जानवर को बीमार है उसको एंटीबायोटिक देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया के सेल वाल जो है उसको बढ़ने से रोकता है ये एंटीबायोटिक जो है। इसका उदाहरण है पेनिसिलिन और बेसिट्रेसिन, यानी पेनिसिलिन और बेसिट्रेसिन ये एंटीबायोटिक है जो पशु को देते हैं तो जिस रोगाणु द्वारा ये रोग फैलता है जिसके लिए हम उस पशु को दे रहे हैं तो उस बैक्टीरिया के सेल वाल जो है उसको बनने से ये एंटीबायोटिक रोकता है, तो उसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है बैक्टीरियल जो सेल होती है, यानी जब अपने एंटीबायोटिक देते हैं तो जिस बैक्टीरिया के लिए देते हैं, मारने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए, तो उसकी सेल की पारगम्यता को बढ़ाकर, सेल की पारगम्यता यानी उसकी परमिबिलिटी, मतलब उसके अंदर जो अपने जैसे छानना बोलते हैं ना, किसी कपड़े के अंदर से पानी जा सकता है, उसको पारगम्यता या परमिबिलिटी बोलते हैं, उसको बढ़ाकर सेल मेम्ब्रेन के कार्य को, सेल मेम्ब्रेन के जो एक्टिविटी है उसको इम्पेयर्ड यानी अवरुद्ध कर देते हैं, करने वाली औषधि होती है ये। इसका उदाहरण है पोलीमिक्सिन और माइकोनगोल, ये दो औषधियाँ हैं, पोलीमिक्सिन और मिकोनेगोल।
जो क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को, मतलब बैक्टीरिया के बॉडी की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं, परमिबिलिटी को बढ़ाकर सेल मेम्ब्रेन के कार्य को अवरुद्ध कर देता है। सेल मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल कार्य है उसको अवरुद्ध कर देता है। एक होता है बैक्टीरिया के माइक्रोट्यूबुल्स, यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल है एक प्रकार की, उस सेल के माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट पर असर डालती है। माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट पर असर डालने वाली औषधि है, जिससे उसकी वृद्धि बैक्टीरिया की रुक जाती है। इसके उदाहरण है ग्रीशियोफल्विन एंटीबायोटिक है, ग्रीशियोफल्विन इसका नाम है। और कुछ एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाली औषधि है, यानी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को रोक देती है। वो एंटीबायोटिक जब देते हैं तो उसकी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है बैक्टीरिया की। इसका उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफामाइसिन। ये 3 एंटीबायोटिक इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण रोकने वाले औषधि, यानी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको रोक देता है एंटीबायोटिक। इसका उदाहरण है एक्रीफ्लेविन और प्रोफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन, और आपको ये याद करने पड़ेंगे कि भाई ऐसे कौन से एंटीबायोटिक है जो उसके न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन संश्लेषण को रोक देते हैं, कौन से ऐसे जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, कौन से ऐसे जो उसकी सेल परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब इसके बाद आता है बैक्टीरिया का फोलिक एसिड संश्लेषण रोकने वाले से, यानी बैक्टीरिया में जो फोलिक एसिड का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस, उसको रोक देता है एंटीबायोटिक। वो कौन से एंटीबायोटिक? वो है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिली औषधियाँ। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिली हुई औषधियाँ, ये इसके उदाहरण हैं। अब कार्य करने की क्रियाओं के आधार पर, यानी कार्य करने की क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज़ के, वो एंटीबायोटिक जो कितने प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण जो है वो इस आधार पे है कि भाई वो कितने प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है। तो इसमें इसके दो ग्रुप हैं एंटीबायोटिक। इस कैटेगरी में 2 ग्रुप हैं, एक है नैरो स्पेक्ट्रम और एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम तो वो एंटीबायोटिक है जो कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं पर असर करती है, कुछ बैक्टीरिया पर असर करते हैं, उनको नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे असर करती है, वो एंटीबायोटिक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं पर असर डालते हैं। इसके एक होता है ग्राम पॉजिटिव सूक्ष्म जीवाणु पर असर डालने वाली औषधियाँ, नैरो स्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर डालने वाली औषधियाँ, और एक होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर असर डालने वाली औषधियाँ। तो अब आप पूछोगे कि साहब ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव तो जो बैक्टीरिया है उस पे स्टेन करते हैं, ग्राम से स्टेन होती है, उसका स्टेन करते हैं उसको। तो बैक्टीरिया जो है अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो वो ब्लू कलर ले लेगा। ग्राम स्टेन करने के बाद में जो बैक्टीरिया ब्लू स्टेन ले लेगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, वो है ग्राम पॉजिटिव। और जो रेड कलर लेगा, यानी रेड कलर का हो जाएगा बैक्टीरिया, वो है ग्राम नेगेटिव। तो ये आपको दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब ग्राम पॉजिटिव सूक्ष्म जीवाणुओं पर असर डालने वाले एंटीबायोटिक कौन से हैं? वो है पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन और वेनोमाइसिन। ये 3 जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर डालने वाली एंटीबायोटिक है, और ग्राम नेगेटिव पे असर डालने वाले एंटीबायोटिक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और सल्फर ड्रग्स। ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि नेरोस्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव पे डालने वाले असर और ग्राम नेगेटिव पे असर डालने वाले कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है। अब आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये औषधियाँ ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों पर असर करती है। वो जो तो नैरो स्पेक्ट्रम थी वो या तो ग्राम पॉजिटिव पर असर करती है, ग्राम नेगेटिव पर असर करती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं पे
असर करती है। सूक्ष्म जीवाणु जैसे माइकोप्लाज्मा रिकेट्शिया पे ये एंटीबायोटिक असर करती है। इसके उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और जेंटामाइसिन। ये एंटीबायोटिक जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। चौथा है रासायनिक संरचना पर आधारित, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी एंटीबायोटिक के केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उसका वर्गीकरण है। तो इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसका वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार के एंटीबायोटिक है। एक तो है बैक्टीरियोसाइडल, सूक्ष्म जीवाणु नाशक, यानी ये वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवाणुओं को जो रोग पैदा करते हैं उनको नाश करते हैं, उनका नष्ट करते हैं, मारते हैं उनको। इसका उदाहरण है पेनिसिलिन, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फा, बेसिट्रेसिन और नाइट्रोफ्यूरॉन्स और मेट्रानिडाजोल। ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये सूक्ष्म जीवाणु नाशक औषधियाँ हैं। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाली औषधियाँ। एक होता है साइडल का मतलब मारना, और स्टेटिक का मतलब है उसकी वृद्धि को रोकना, यानी उसकी ग्रोथ को रोकना। इसका उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ट्राइमिथोप्रिम, इरिथ्रोमाइसिन आदि। ये है जो उसकी वृद्धि को रोकते हैं। तो ये आपको इस तरह से याद करना है कि मतलब वृद्धि रोकने वाले, बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने वाले एंटीबायोटिक्स कौन से हैं, और बैक्टीरिया को मारने वाले एंटीबायोटिक्स यानी उसको नष्ट करने वाले एंटीबायोटिक्स कौन से हैं। पांचवा जो है ना वो उसका वर्गीकरण है, वो है औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवी के विरुद्ध कार्य करने के आधार पर, यानी बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करने के आधार पर किस बैक्टीरिया के विरुद्ध वो कार्य करते हैं। जैसे एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करते हैं, एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करते हैं, एंटी फंगल जो फंगस के विरुद्ध कार्य करते हैं। शरीर पे फंगस लग जाती है ना, फंगस से खुजली होगी या फंगस होगी, वो फंगस को एंटी फंगल बोलते हैं। वो एंटीबायोटिक जो फंगस के विरुद्ध कार्य करते हैं वो एंटी फंगल है। एंटी प्रोटोजुअल ब्लड प्रोटोजुआ जो ब्लड में पाए जाते हैं, प्रोटोजुआ वो एंटी प्रोटोजुअल है। और एंटी वायरल जो वायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं वो एंटी वायरल हो गई। और एंटी माइकोबैक्टीरियल यानी जो माइकोबैक्टीरिया पे काम करते हैं वो एंटी माइकोबैक्टीरियल है। तो ये इस मतलब 5 प्रकार के वर्गीकरण के आधार, उनका वर्गीकरण के 5 आधार हैं। तो ये आपको एग्जाम में जैसे आ सकता है कि 5 आधार बताओ एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन के, तो आपको ये बताना है। अब एंटीबायोटिक्स जब पशु को देते हैं बीमारी पे या ह्यूमन बीइंग को देते हैं तो उसके विपरीत असर क्या होता है, यानी उसके डिसएडवांटेज क्या है या उसके बॉडी पे विपरीत असर क्या होता है, वो कौन कौन से हैं, उसको ध्यान से सुनने वाला ये मतलब जो एंटीबायोटिक विपरीत असर है इसको ध्यान से सुनना, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहे। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो शरीर पर सीधा टॉक्सिक असर करते हैं, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स जब पशु को देते हैं तो वो शरीर पर सीधा विषाक्तता के रूप में कार्य कर देते हैं, यानी टॉक्सिसिटी के रूप में कार्य कर देते हैं, जिसको डायरेक्ट होस्ट टॉक्सिसिटी कहते हैं। डायरेक्ट पशु को जिसको देते हैं उसकी डायरेक्ट टॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको। दूसरी औषधियों पर विपरीत असर डालते हैं, मतलब एंटीबायोटिक जो आप किसी बीमारी के लिए दोगे तो वो किसी दूसरी औषधि अगर कोई दे रहे हो साथ में तो उस पर विपरीत असर डाल देगी, उस पर एडवर्स इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, यानी अगर आप एंटीबायोटिक्स के साथ कोई दूसरी ड्रग दे रहे हो तो उस पर वो एंटीबायोटिक जो है वो विपरीत असर डाल देगा। तीसरा है कि शाकाहारी पशु जो है जो वेजिटेबल्स घास फूस खाते हैं, जैसे मान लो गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, ये शाकाहारी जानवर है। तो इन जानवरों को अगर आप एंटीबायोटिक्स लंबे टाइम तक दोगे या ज़्यादा मात्रा में दोगे तो ये उनके पेट में माइक्रोफ्लोरा जो है जो पाचन क्रिया के लिए ज़रूरी है, रूमन में या स्टोमक में, उनकी वृद्धि को रोकता है, यानी उनको मारता है। यानी सूक्ष्म परजीवी जो होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म परजीवी जो पेट में होते हैं
उनको ये एंटीबायोटिक जो है या मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे पाचन क्रिया पे विपरीत असर पड़ता है। तभी तो मतलब आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक पशु को देते हैं ओरली, तो पशु की भूख मर जाती है, पशु चरना बंद कर देता है। चौथा क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है वो जिस जीवाणु के लिए यानी जिस बैक्टीरिया के लिए देते हैं उसके ड्रग रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। यानी आप किसी बीमारी के लिए किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, लेकिन वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, यानी वो एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं करती। इसे बोलते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करना। कई बार जहाँ अपने एंटीबायोटिक को इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, या दूसरा एंटीबायोटिक हुई है जिसको इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं, तो वहाँ के टिश्यू को नष्ट करके, इंजेक्शन जब लगाते हो तो उसके टिश्यू को नष्ट करके उसको नेक्रोज कर देती है, नेक्रोसिस यानी उस टिश्यू को मार देती है। तो ये भी इसका एक विपरीत असर है। शरीर में एंटीबायोटिक कुछ ऐसे टॉक्सिन पैदा कर देते हैं जिससे पशु के उत्पाद जैसे मीट है, मिल्क है, उनका भी उस मीट में, मिल्क में असर आता है। यानी उस ऐसे टॉक्सिन पैदा कर देते हैं जो मिल्क और मीट में साथ में निकलते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग के उपयोग के लिए हानिकारक है। ठीक है, मानव उसका उपयोग नहीं कर सकते। देखा होगा हमने कि भाई कई बार बताते हैं डॉक्टर के भाई ये इंजेक्शन लगाया है तो ये इंजेक्शन जो है ये दूध में सीक्रेट होगा, इसलिए इसको दूध को 1 दिन 2 दिन काम में मत लेना। कुछ एंटीबायोटिक होस्ट की इम्यून सिस्टम को चेंज कर देता है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, आपके शरीर में इम्यूनिटी है रोग से लड़ने की, कुछ एंटीबायोटिक जो है देने के बाद में उस इम्यूनिटी को बदल देते हैं या कम कर देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी पैदा कर देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो रिएक्शन कर गया साहब, है ना। तो इस प्रकार से कुछ एंटीबायोटिक अति संवेदनशीलता पैदा कर देते हैं, अर्थात एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है जब उसको देते हैं तो ये कुछ पॉइंट थे जो एंटीबायोटिक के विपरीत असर थे। अब अपने आज जो है ना सिर्फ ये इतना ही अध्ययन करेंगे इसमें एंटीबायोटिक के बारे में। कल से एंटीबायोटिक्स कितने मतलब जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है या दूसरे जो सल्फर ड्रग्स है, उनके बारे में अपने एक बार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।